अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलिंग वेज लाहौर के प्लेटफॉर्म से नदीम नूर, मेरे साथ मिसामना नवाज़ हस्ब साबिक प्रोग्राम में एज एन एक्सपर्ट हमें अपनी राय देते हैं। मूड और मिजाज के मसलों के बारे में हम रूटीन से बात करते हैं। आज गालिबन हमारा 25वां या इससे भी कोई एक आध प्रोग्राम आगे ही होगा। हम सक्सेसफुली रूटीन से बाइपोलर डिसऑर्डर, मूड के मसाइल, डिप्रेशन, मूड पर असरअंदाज होने वाली मेंटल स्टेट्स, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते रहे हैं। इस पर सैर हासिल गुफ्तगू होती रही है। आज हम मूड, मिजाज और स्ट्रेस को मैनेज करने के जो तरीक़ाकार आम तौर पर देखते हैं, गालिबन आज हम अनहेल्दी वेज़ ऑफ हैंडलिंग स्ट्रेस पर कुछ बात करेंगे। इस मौजू पर हम बात करेंगे। ओवर टू यू मिस आमना, प्लीज़। जी, स्ट्रेस को अगर हम उस पर बात करें तो स्ट्रेस का जो बेसिक जो वर्ड है ये फ़िज़िक्स की टर्मिनोलॉजी से निकला है, और दबाव आम अल्फाज में इसको अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है दबाव। साइकोलॉजी में अगर हम इसकी बात करें तो जहनी दबाव से मुराद होती है इसकी कि जो बहुत ज़्यादा किसी भी वजह से, हालात की वजह से, किसी सोच की वजह से, किसी शख्स की वजह से जब कोई बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव महसूस करता है, प्रेशर्ड महसूस करता है, तो एक नेचुरली हम एक कोपिंग की तरफ जाते हैं कि कैसे अब उसको कोप किया जाए, उस दबाव से कैसे निकला जाए। अब स्ट्रेस भी दो तरह की होती है। एक पॉजिटिव स्ट्रेस है जिसको यू स्ट्रेस कहते हैं, और एक नेगेटिव स्ट्रेस होती है जिसको डी स्ट्रेस कहते हैं। अच्छा, पॉजिटिव स्ट्रेस जो होती है ये बेसिकली, यानी यू स्ट्रेस जो होती है ये बेसिकली हमें मोटिवेट करती है। जैसे इम्तिहान अगर करीब हों तो वो वाली जो स्ट्रेस होती है, वो जो हम दबाव और प्रेशर में महसूस कर रहे होते हैं, वो पॉजिटिव होता है कि कई दफ़ा हम उसकी स्ट्रेस की वजह से हम पढ़ाई करना शुरू हो जाते हैं और वो सारे काम करना शुरू हो जाते हैं कि जिसकी वजह से हम कोई गोल अचीव कर सकते हैं। या किसी भी इम्तिहान या कोई भी इस तरह का कोई हमारी कोई टास्क अगर हमारे सामने है तो उसको मीट करने के लिए एक पॉजिटिव स्ट्रेस की ज़रूरत होती है। दबाव होगा तो हम थोड़ा मोटिवेटेड फील करेंगे। एक स्ट्रेस होती है जिसको, वो जो नेगेटिव है, जो डी स्ट्रेस जिसको कहते हैं। बेसिकली जो आज हमारा टारगेट है वो वही डी स्ट्रेस पर ही है कि कैसे जब वो आती है किसी हालात की वजह से और हमारे पास कोई ख़ास स्ट्रैटेजीज़ भी नहीं होती हैं कि अब उस स्ट्रेस को, उस जहनी दबाव को कैसे हैंडल करें, तो फिर नेचुरली जो भी हमें समझ आती है, जो हमें इमीडिएट जो हमारे रिएक्शंस होते हैं, उसी के थ्रू ही हम कोशिश करते हैं कि उसको हैंडल किया जाए। तो और अगेन जैसे कि गुस्से को मैनेज करने के अच्छे सही तरीके भी हैं, गलत भी हैं, उसी तरह से स्ट्रेस को भी मैनेज करने के कुछ हेल्दी तरीके होते हैं, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो कि अनहेल्दी होते हैं, आगे चलकर नुकसानदेह होते हैं। आर्जी तौर पर शायद उनसे कुछ काम निकल जाते हैं लेकिन आगे चलकर वो नुकसानदेह होते हैं। तो आज बेसिकली हम उन्हीं अनहेल्दी तरीके, यानी जो इतने अच्छे कारआमद नहीं होते तरीके, उन्हीं पर हम बात भी करेंगे। जिसमें जो सबसे कॉमन एक पैटर्न है जब स्ट्रेस आती है तो वो होता है ब्लेमिंग का एक पैटर्न, कि जब भी ज़हनी दबाव का हम शिकार होते हैं, कोई भी लाइफ में कोई क्राइसिस हुआ है, एकदम से कोई चैलेंज आ गया और हम प्रेशर्ड फील कर रहे हैं, तो उसमें ऐसे अफराद ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं और वो हम अपने अलावा दूसरों बाहर वाले जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उन पर ब्लेम करते हैं। जैसे कोई शख्स हो गया, कोई हालात हो गए, या टाइमिंग्स को जो है वो ब्लेम किया। लेकिन बहरहाल कोई ना कोई ब्लेमिंग फैक्टर जो है वो हम ढूंढ लेते हैं जिस पर हम ब्लेम करते हैं। अब इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है शुरू में, जिसकी वजह से किसी को ये आदत होती है कि वो ब्लेम करते हैं। उसके फ़ायदा ये होता है कि फिर एक तो वो गिल्ट नहीं होता कि शायद हमारे हाथ में कुछ है या हमसे कोई गलती हुई है। दूसरा, वो एक एहसास ज़िम्मेदारी भी नहीं आती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करना इट्सेल्फ एक थोड़ा सा बोझ महसूस होता है बाज़ औक़ात। तो ये जो ब्लेमिंग है वो हमें उस बोझ से भी बचा देती है कि कोई हमारे करने का इसमें कोई काम नहीं है, किसी और की गलती है, किसी और की वजह से ये हालात ऐसे हुए, तो उसी को ही ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत कॉमन पैटर्न है स्ट्रेस को मैनेज करने का, कि हम ब्लेम करते हैं और ब्लेम करने के बाद फिर ज़रा बोझ कम महसूस भी होता है और हमें ज़िम्मेदारी जैसे हम किसी और के सर पे डाल देते हैं कि वही स्ट्रेस को मैनेज करेगा। एक स्ट्रेस का
हैंडल करने का या उससे कोप करने का तरीका होता है जिसको डिनाइल भी कहते हैं, यानी जिसमें हम डिनाई करते हैं कि कोई मसला नहीं है और बाज़ औक़ात हम उसको अंडर द कारपेट रखते हैं कि खैर है, हो जाएगा, देखी जाएगी, अभी हम इस पर नहीं सोचते हैं और हम अपने आप को कई दफ़ा फिर डिस्ट्रैक्ट करते हैं या उस टॉपिक पर बात करने की बारे में नहीं सोचते कि शायद अगर बात नहीं करेंगे तो मसला भी नहीं होगा, और इस वजह से डिले होता जाता है उस मसले को हल करना। और ये भी बहुत कॉमन है कि डिनाइल है, जैसे मैंने बात की कि हम ब्लेम करते हैं, तो ये जितनी भी हम अनहेल्दी स्टाइल्स देख रहे हैं ये आगे चलकर बड़े बड़े मसाइल पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई ब्लेमिंग करता है तो इसका बहुत गहरा ताल्लुक जो है आगे चलकर मैक्रो एडिक्शंस की तरफ आता है, यानी बड़े लेवल की एडिक्शंस जो होती हैं उनकी तरफ आता है। और वो बड़े लेवल की एडिक्शंस सिर्फ ड्रग एडिक्शन नहीं है, वो बड़े लेवल की एडिक्शन एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी हैं, वो बड़े लेवल की एडिक्शंस इवन डिप्रेशन भी है, वो बड़े लेवल की एडिक्शन बाकी नॉन केमिकल एडिक्शंस भी हो सकती हैं। इसी तरह से जब कोई डिनाई करता है कि कोई मसला है ही नहीं तो अगेन वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड ही रहता है, वो सोल्यूशन की तरफ नहीं जाता है। और स्ट्रेस को मैनेज करना शुरू में तो इस तरह से आसान लगता है कि कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आगे चलकर मसला और ज़्यादा बिगड़ जाता है और फिर वो ज़्यादा अगेन वो स्ट्रेस देता है। जैसे मैंने बात की कि हम कोई भी काम, ये जो जितने हम स्टाइल अपनाते हैं वो बेसिकली अपनाते हैं इसलिए कि कहीं ना कहीं शुरू में हमें ज़रूर हेल्प करते हैं, लेकिन इनको अनहेल्दी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म नुकसानात हमें ज़्यादा देते हैं। आपने जैसे अभी बताया और शुरू में हमारे नाज़रीन के लिए ये बात भी काफ़ी नई है कि स्ट्रेस की कोई पॉजिटिव और नेगेटिव शक्ल, जैसे यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस के बारे में आपने बात की, और फिर स्ट्रेस को मैनेज करने का एक तरीका ब्लेमिंग की शक्ल में जो हम कभी करते हैं, तो इससे स्ट्रेस तो जो मैनेज होता होगा सो होगा। क्या ब्लेम करने से हमें वक्ती तौर पर ज़िम्मेदारी से निजात तो मिल जाती है, लेकिन फिर इससे हमारी ज़िंदगी पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो आ जाता है, जिसमें हम उन चीज़ों में अपनी ज़िम्मेदारी महसूस नहीं करते जो हमारी ज़िम्मेदारी ही होती हैं। नंबर 2, जिन चीज़ों को आगे बढ़कर ज़िम्मेदारी लेकर हम ठीक कर सकते हैं और इससे चीज़ों के ठीक होने के साथ साथ हमें भी कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, हम उनसे भी महरूम रहेंगे। बिल्कुल। और तीसरा ये कि जब हम ब्लेम करते हैं तो ये हमारा एक पैटर्न भी तो हैबिचुअली डेवलप हो जाता है कि ब्लेम करके या किसी भी दूसरी एंटिटी पर जिम्मेदारी डाल के, किसी भी दूसरे शख्स पे जिम्मेदारी डाल के हम बरी ज़िम्मा हो जाते हैं और इस तरह चीज़ों को सॉल्व करने या आगे बढ़ के फेस करने का जो रुझान है वो हमारे अंदर डेवलप नहीं होता। तो ये जो अनहेल्दी तरीके हैं स्ट्रेस को या दबाव को मैनेज करने के, इससे तो ज़िंदगी के और एरियाज़ में भी बुरा असर पड़ता होगा। देखिए, 2 तरह की अप्रोचेज़ होती हैं जब भी कोई प्रॉब्लम आती है या स्ट्रेस आती है, कि कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं, यानी वो प्रॉब्लम के इर्द गिर्द ही सोच रहे होते हैं कि क्यों हुई, उसकी वजूहात तलाश कर रहे होते हैं, नहीं होनी चाहिए थी, काश ऐसे हो जाता, वो इसी के इर्द गिर्द जो है वो सोचते रहते हैं। और कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो कि सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, जो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, जो सोचते हैं कि मसला हो गया है तो अब इसका हल तलाश करने की ज़रूरत है, बजाय कि इसके कॉजेज़ और इसके हम ब्लेम्स और ये सब चीज़ों में जाने। तो वो आगे बढ़ते हैं, वो आगे बढ़कर मसले को हल करने की तरफ जाते हैं। और ये जो हम बात करें अनहेल्दी स्टाइल्स की, तो ज़्यादातर ऐसे अफराद प्रॉब्लम ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं, वो मसले के हल की तरफ नहीं जाते, बल्कि कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि कोई टेम्प्रेरी सॉल्यूशन मिल जाए या मसले को उस तरह से एड्रेस ही ना किया जाए। और ये हम सीख सकते हैं कैसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना, ये हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं कि हम किस तरह से जब मसला आए तो ज़्यादा वक्त इस बात पे सर्फ ना करें कि क्यों हुई, कैसे हुई, वजह क्या थी, बल्कि आगे बढ़कर सॉल्यूशंस की तरफ भी जाएं। अनहेल्दी पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो
कोई ऑन एवरेज अराउंड 8 टाइप्स हैं। वैसे माफ़ कीजिएगा, आप अपनी गुफ्तगू को ज़रूर हमें गाइड कीजिएगा। ये बताइए कि हम ब्लेमिंग करते ही क्यों हैं? आखिर क्या हमें उस वक्त कोई सज़ा का या किसी जहमत का सामना तो नहीं होता, ना हमें किसी इमिनेंट थ्रेट का अंदेशा होता है, लेकिन उस वक्त ब्लेम करने का इतना जी क्यों चाहता है? उस वक्त हम ये कहना इतना मुश्किल क्यों लगता है कि हाँ ये मेरी कोताही है और मैं इसे ठीक कर लूँगा? कि आसान काम ज़रा हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, और इंसान जो है वो करता ही वही कुछ है जिसका कहीं ना कहीं उसको कोई रिवॉर्ड मिलता है, कोई उसको फ़ायदा पहुंचता है। तो इंसान बाय नेचर हम वही काम करते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमें कोई पे ऑफ देते हैं, उसका कोई फ़ायदा होता है, हमें कोई कंफर्ट मिल रहा होता है, तो हम वो काम करते हैं। तो ब्लेम करना बेसिकली हमारे कंफर्ट जोन में ही शामिल है, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं। जहाँ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बहुत सारे आपको चैलेंजेस का सामना भी होता है। आपको अपने कंफर्ट जोन से भी बाज़-औक़ात निकलना पड़ता है। आपको कई दफ़ा कुछ नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं और उसको अप्लाई करना पड़ता है। तो ज़िम्मेदारी के साथ बहुत एक बोझ भी आता है जिसको उठाना पड़ता है। तो ये इसलिए ज़रा आसान रास्ता लगता है कि हम जिसमें बड़े आराम से ब्लेम कर देते हैं कि ये हालात मेरी वजह से नहीं या किसी और की वजह से हुए थे। और वैसे भी अपनी गलतियाँ कोताहियाँ इतनी जल्दी इंसान को नज़र भी नहीं आती, क्योंकि अगर हम टेक्निकली देखें तो हम अपनी आँखों की गलत साइड पे हैं। हम दूसरों की चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन अपने बारे में अपने आप को देखना एक स्किल है, एक आर्ट है जो हमें सीखनी होती है, और ये सीखने से आती है। कुछ लोगों को बहुत कम लोग हैं जो कि नेचुरली ही ऐसे होते हैं कि वो अपने आप को एनालाइज़ कर सकते हैं, अपने एक्शंस को एनालाइज़ करके अपने बेस्ट क्रिटिक बन जाते हैं। लेकिन ये सबसे आसान है, ये फितरी तौर पर, कि हम किसी दूसरे को क्लियरली देख सकते हैं तो उसको ज़्यादा जल्दी जज कर सकते हैं, उसकी गलतियाँ ज़्यादा जल्दी नज़र आ जाती हैं। लेकिन अपनी जो लिमिटेशंस हैं या अपनी भी कुछ कमियां कोताहियां होती हैं इंसान की, तो वो हमें नज़र नहीं आती हैं। तो बेसिकली ब्लेमिंग के पीछे बहुत सारे रिवॉर्ड्स छुपे हुए हैं, इसकी वजह से हम ब्लेम करते हैं। या अगर हम डिनाई करते हैं तो उसके पीछे भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं, क्योंकि वो हमें कम से कम फ़ौरी तौर पर जो तकलीफ़ महसूस होती है किसी मुश्किल की, वो महसूस नहीं करने देता। अगर हम डिनाई करते हैं मसले को, ख़ुद फरेबी में रहते हैं कि इतना बड़ा मसला नहीं है, सब ठीक ही है, तो इसलिए हम ये कोपिंग स्टाइल अपना लेते हैं। जो काम हमें आसान लगता है शुरू में, वही हम आगे चल के हमारा पैटर्न बन जाता है और हमारी आदत भी बन जाती है उसी की तरह सोचने की। और जैसे मैं बात कर रही थी कि कोपिंग स्टाइल्स अनहेल्दी होते हैं, तो कोई 8 तरह के कोपिंग स्टाइल्स होते हैं जो कि जिनको अनहेल्दी कहा गया है, और ये आगे चलकर बड़े मसलों की तरफ भी ले जाते हैं, जिनमें से एडिक्शन एक सबसे बड़ा मसला भी है, और मूड इश्यूज़ और ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं उसकी वजह से। एक स्टाइल विथड्रॉल स्टाइल भी होता है, जो कि स्ट्रेस में बहुत से लोग अपनाते हैं। विथड्रॉल स्टाइल से मुराद के वो विथड्रॉ कर देते हैं जो मसला है, तो वो उस मसले से ही बिल्कुल अपने आप को निकाल देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पढ़ाई में किसी को मुश्किल आ रही है, तो बहुत से लोग विथड्रॉ कर देते हैं कि मैंने पढ़ना ही नहीं है। या बड़ी मेहनत से बहुत से लोग मेडिकल में या इंजीनियरिंग में जब दाखिला लेते हैं, तो उसके बाद जब वो मुश्किल लगता है तो बहुत से लोग विथड्रॉ कर देते हैं। शादीशुदा ज़िंदगी में मुश्किलें आ रही हैं, तो बहुत से लोग आसान रास्ता ये तलाश करते हैं कि विथड्रॉ कर लें। जॉब में अगर मुश्किल आ रही है तो आसान रास्ता ये होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिल रही है, तो क्यों ना मैं जॉब बदल दूँ या जॉब छोड़ दूँ। मुल्क में मसला आ रहा है तो मुल्क ही छोड़ दें। तो ये इश्यूज़ जो हैं वो बहुत आम होते हैं जिन लोगों का ये स्टाइल होता है विथड्रॉ करने का। एक रन अवे टेंडेंसीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं इस तरह के स्टाइल में, कि मसलों से भागना, क्विट कर देना, फ़ौरन बीच में ही क्विट कर देना। और आगे चलकर जब ये ऐसे अफराद डिप्रेशन के मसाइल का शिकार होते हैं, तो उसमें डिप्रेशन को कोप करने का हल उनको सिर्फ सुसाइड लगता है। जैसे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स के करीब आके कुछ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को इस वजह से छोड़ देते हैं जी 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 कि उन्हें लगता है कि इस साल चूँकि तैयारी अच्छी नहीं है, तो नेक्स्ट अटैम्प्ट में वो और भी अच्छी तैयारी करके तो एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करेंगे और मसला हल हो जाएगा। ये भी कोई विड्रॉ करने की या रन अवे करने की कोई शक्ल है, और इससे तो गालिबन ज़िंदगी में काफ़ी नेगेटिव एक पैटर्न डेवलप होता होगा। जब चीज़ों को आगे बढ़ के
अटेंड करने की बजाय, रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करने की बजाय हम उससे दूर भागते हैं। तो इस तरह तो मसाइल तो ख़त्म नहीं हो जाते हमारे ध्यान इधर उधर कर लेने से। जी बिल्कुल, ये आर्जी तौर पर क्योंकि कोई सोल्यूशन थोड़ा सा लग रहा होता है तो अवॉइडेंस का एक पैटर्न बहुत ज़्यादा आता है कि अभी फ़िलहाल जो है उसको अवॉइड करें, ख़त्म कर दें, क्विट कर दें। मसला का हल ही यही है कि ये काम करो ही ना। और जैसे मैंने शुरू में बात की कि कोपिंग क्योंकि यही होती है, उस तरह से टूल किट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि स्ट्रेस आ रही है तो उसको मैनेज कैसे करना है। स्किल्स जब हमारे पास नहीं होती हैं तो हर काम मुश्किल लगता है। पेपर या इम्तहान उसी को ही मुश्किल लगता है कि जो कि बहरहाल तैयारी नहीं की होती। जिन्होंने तैयारी की होती है, जो पूरे इक्विप्ड होते हैं, तो उनको पेपर मुश्किल नहीं रहता। तो उसी तरह से जिन लोगों को स्ट्रेस को मैनेज करना आता है तो वो ऐसे हालात को भी मैनेज करना अच्छे से सीख लेते हैं। टूल्स उनके पास मौजूद होते हैं। ये जो विड्रॉल स्टाइल्स अगर हम बात करें तो ये बेसिकली वही लोग ज़्यादा करते हैं जिनके पास टूल्स नहीं हैं, जिनको या तो टाइम मैनेजमेंट में मुश्किल आ रही है और टाइम को मैनेज नहीं किया जा रहा, या रिलेशनशिप्स को हैंडल नहीं करना आ रहा तो क्विट करने का सोचा जाता है, या जॉब में, वर्क प्लेस में कोलीग्स के साथ हैंडलिंग नहीं अच्छी है, बातचीत में कम्युनिकेशन में इश्यूज़ हैं, नहीं आ रही कम्युनिकेशन अच्छी करना, तो फिर क्विट करना कंपैरेटिवली फिर आसान लगता है। तो बेसिकली तो स्किल्स को अपने आप को एम्पावर करने की ज़रूरत है। और इसको अनहेल्दी स्टाइल कहा भी इसीलिए जाता है क्योंकि ये सिर्फ क्विक फिक्स है। कोई आर्जी सा सोल्यूशन हो सकता है लेकिन आगे चलकर इसके जो नताइज हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं होते और इससे इंसान मज़ीद वीक होते हैं। यानी फेस करना और फिर उसको अच्छे से मैनेज करना, तभी हम उससे कुछ सीख सकते हैं। लेकिन अगर हम थ्रू आउट यही सीखें कि अवॉइड करना है तो कभी हम नहीं सीख सकते। और ये कॉमन पैटर्न है कि मसले का हल यही है कि आप उसको फेस ही ना करें और आप उसको अवॉइड करें। और इसमें एंग्जाइटी का भी कोई दखल होता है कि एंग्जाइटी को कोप ना कर सकना और इसके नतीजे में ये कुछ मैनेजेबल लगता है कि बाद में कर लेंगे, या टाल देना चीज़ों को, आज ना करना, प्रोकास्टिनेट करना, आगे से आगे टालते रहना, जिसके नतीजे में काम पाइल अप होते हैं जी, और कामों के करने की कॉस्ट बढ़ जाती है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आना शुरू होते हैं, ज़िंदगी ओवरऑल ख़राबी, इमेज ख़राब होता है। जी बिल्कुल। एंजाइटी डिसऑर्डर अगर हम बात करें, अगर किसी को सोशल एंजाइटी है तो उसको सबसे ज़्यादा आसान लगेगा अपने आप को सोशली विदड्रॉ कर लेना, यानी ऐसी महफिलों में ना जाना जहाँ ज़्यादा लोग हों, बाहर ना जाना, तो ये आसान लगता है। लेकिन ये अनहेल्दी स्टाइल है। और अगर एक ऐसे शख्स को हम सिखाएं अगर कि सोशल एंजाइटी को मैनेज कैसे करना है, तो हम उसको अकेले कमरे में बिठा के उसकी एंजाइटी कम नहीं कर सकते। उसको एक्सपोजर देना पड़ेगा तो ही वो सीखेगा। बगैर एक्सपोजर के किसी शख्स को हम सिखा नहीं सकते। बहुत से लोगों को लिफ्ट में बैठने से डर लगता है, बहुत से लोगों को जहाज़ में बैठने से डर लगता है, या बंद कमरे में रहने से डर लगता है, बगैर खिड़की के अगर कोई कमरा है तो उसमें बैठने से डर लगता है, अगर या प्रेजेंटेशन देने से डर लगता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ बिठा के उसको सिर्फ किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर ये तमाम हालात ना हो तो वहाँ पे बिठा के उसको एम्पावर करें। बहरहाल उसको एक्सपोजर देना होगा। यानी अगर किसी को प्रेजेंटेशन देने से खौफ आता है तो हम ये नहीं कह सकते कि चलो तुम प्रेजेंटेशन ना दो, लेकिन हम तुम्हें वैसे ही एम्पावर कर देते हैं। लेकिन वैसे अगर वो प्रेजेंटेशन ना दे, उसको प्रेजेंटेशन देने से छुट्टी दे दी जाए तो इससे क्या बुरा असर पड़ेगा? वो ना दे प्रेजेंटेशन, कोई और दे लेगा। हाँ, उससे ये होगा कि वो कभी सीख नहीं सकेगा कि प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं। प्रेजेंटेशन जब होती है तो जो वो उसको इश्यूज आते हैं, चोकिंग होती है या दिल घबराता है या डर लगता है या आवाज़ जो है वो श्रिल करती है, तो उन सिम्टम्स को फिर कभी काम नहीं हो सकता अगर वो एक्सपोजर अपने आप को ना दे। तो एक्सपोजर दिए बगैर, अपने आप को फेस किए बगैर मसले का हल नहीं, और अवॉइडेंस कभी भी सोल्यूशन नहीं हो सकता। ये आर्जी तौर पर हमारे लिए एक पिल का काम ज़रूर करता है कि ये गोली खा लो तो थोड़ी देर के लिए आराम आ जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका हल नहीं है। लॉन्ग टर्म हल यही है कि हमें मैनेजमेंट सीखनी होगी उस चीज़ की। इसमें ये भी तो होता है कि अगर एक तरह की एंजाइटी या फियर या तकलीफ़ दह सिचुएशन से घबरा के कोई पीछे हटना शुरू करे तो आहिस्ता आहिस्ता वो काम जो वो कर सकता था वो भी उसे मुश्किल लगने लगते हैं। जैसे अगर किसी को जहाज़ में सफ़र करने से डर महसूस होता है तो अगर वो जहाज़ का सफ़र करना छोड़ दे तो कुछ अरसे में उसका डर रोड ट्रैवल के हवाले से भी पहले जैसा नहीं रहता बल्कि बढ़ जाता है। बिल्कुल जनरलाइज्ड हो जाता है। यानी एंजाइटी को अगर आगे बढ़ के
किसी थेरेपिस्ट के सलाह और मशवरे के साथ डील किया जाए तो बेहतरी पैदा होगी, और अगर इसे टाला जाए तो ये और एरियाज़ में भी बढ़ती हुई और ख़राबियाँ पैदा करती हुई नज़र आए। बिल्कुल ऐसे ही है, जनरलाइज्ड हो जाता है ना मामला, क्योंकि ये जितने भी साइकेट्रिक इश्यूज़ हैं वो बहरहाल प्रोग्रेसिव होते हैं। तो अगर उनको यानी एड्रेस ना किया जाए, उनको बर वक्त मैनेज ना किया जाए, तो हालात खुद ब खुद कोई बदल नहीं जाएंगे, ना ही कोई ऐसा कोई मुआवजा होगा कि खुद ब खुद सब ठीक हो गया। मामला बढ़ेगा हमारे, क्योंकि ब्रेन के पाथवेज ऐसे बन जाते हैं कि बार बार एक ही काम करने से, एक ही तरह सोचने से आप समझे कि सिस्टम ही इस तरह से डैमेज होना शुरू हो जाता है ब्रेन का ओवरऑल, और रवैये भी कुछ हमारे फिर उस तरह से बनना शुरू हो जाते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। तो अवॉइडेंस तो तय हो गया कि एक अनहेल्दी बिहेवियर है कि विदड्रॉ करना बहरहाल एक अनहेल्दी बिहेवियर होता है। फिर एक स्टाइल वरी स्टाइल भी होता है, कोपिंग स्टाइल एक। जी मिस आमना, आपकी इजाज़त से हम वरिंग स्टाइल पर एक छोटी सी ब्रेक के बाद बात करते हैं। वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट ब्रेक। और ऐसी ही हम बहुत सी चीज़ों पे आज बातचीत करेंगे कि जिनको आप अपने जहन में रख सकते हैं जब आप ईद के मौके पर कुछ भी बनाएं, कुछ भी खाएं, और अपने आप को डिप्राइव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप को महरूमी का शिकार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ईद पे सब खा रहे हैं और आप नहीं खा रहे जस्ट बिकॉज कि आप वेट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सो वेट का प्रोजेक्ट आपको डेप्रीवेशन से तो रोकता है, जो एक्चुअल वेट प्रोजेक्ट है वो आपको ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप अपनी कंफर्ट फूड से, यानी कंफर्ट फूड से मुराद है जो आपकी पसंदीदा खाने हैं, जो आपकी पसंदीदा फूड है, उससे अपने आप को महरूम करें। जो लोग अपने आप को कंफर्ट फूड से महरूम रखते हैं वो अल्टीमेटली ऐसे किसी भी फेस्टिव ओकेजन पे आकर मैंने देखा है उनको कि वो बड़ी आसानी से स्लिप हो जाते हैं। पूरा 1 महीना, 2 महीने, हफ्ता, 10 दिन, ये 6 महीने वो काफ़ी ज़्यादा इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, एंड देन फिर अल्टीमेटली जो ईद का दिन होता है उस दिन वो कहते हैं अच्छा आज तो हम जो है वो खाएंगे, और वो जो एक दिन का खाना होता है उससे काफ़ी ज़्यादा फिर उन्हें आगे चल के डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म वैसा जो है वो आदी नहीं होता, स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, बैली जो है वो चूँकि स्टमक आपका श्रिंक हो चुका होता है, सो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है उन फैट्स को जो है डील करना। जो नाख्वानदा और गरीब तबका है उसमें डोमेस्टिक वायलेंस कम है। हाँ, और जो ऊंचा तबका है, अमीर तबका है, एलीट क्लास है, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत रिच लोग हैं, उनमें डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा है। और ये सूरत हाल है कि वो ज़रा इसे छुपाने में कामयाब रहते हैं काफ़ी अर्से तक, जबकि गरीबों में ये बात ज़्यादा छुपी नहीं रहती। और वैसे तो डोमेस्टिक वायलेंस हर तबके में है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में जहाँ तहज़ीब व तमद्दन बेहतर हो रहा है और हम तवक्को करते हैं कि ऐसी चीज़ें दुनिया में कम होंगी जी, और यूनाइटेड नेशन इस पे बहुत काम कर रहा है पिछले कोई 70 साल से, लेकिन कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं, कुछ ऐसी पुरअसरार क़ुव्वतें हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ाने का बायस बन रही है। आज हम फोकस करेंगे किस तरह पेरेंट्स मोटिवेट कर सकते हैं यंगस्टर्स को, अपने चिल्ड्रंस को, कि वो एग्जीक्यूटिव स्किल्स सीखें और सीखने की तरफ आएँ। तो मोटिवेशन का आज हमारा टॉपिक है, पेरेंट्स कैसे मोटिवेट करें अपने टीनेजर्स को। बेसिक टॉपिक तो हमारा ये है कि कैसे पेरेंट्स मोटिवेट कर सकते हैं। कुछ ऐसी गाइडलाइंस हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं चाहते, मतलब उनको तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ बिल्कुल ठीक जा रही होती है ना, कि अगर वो ज़रा फास्ट ड्राइविंग कर रहे हैं और रिस्क को असेस नहीं कर रहे, और अगर उनका टाइम मैनेजमेंट पुअर है, सो उनको सम टाइम बच्चों को ये नहीं भी प्रॉब्लम समझ रहे होते कि ये प्रॉब्लम है, पेरेंट्स ज़रूर समझ रहे होते हैं। तो आज के प्रोग्राम में ख़ास करके हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे बच्चों के साथ कैसे पेरेंट्स जो है वो काम कर सकते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम मूड और मिजाज के और स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे थे, अनहेल्दी कोपिंग स्टाइल्स के बारे में बात हो रही थी, ब्लेमिंग पर बात हुई, अभी मिस आमना ने वरिंग के कोपिंग स्टाइल पर बात स्टार्ट ही की थी कि दरमियान में एक ब्रेक आ गई। मिस आमना प्लीज़ आप हमें बताइए कि वरिंग का कोपिंग स्टाइल क्या है, इससे क्या फीलिंग्स जनरेट होती हैं, और जानते बूझते हुए भी हम वरी में जो इंडल्ज करते हैं तो ये क्या माजरा है?
जी, वरी स्टाइल बहुत ही कॉमन है और ये बिल्कुल आप समझें कि जो ये स्टाइल अपनाते हैं जो लोग, वो सिर्फ टेंशन के बारे में सोचते हैं, मसले के बारे में सिर्फ सोचते रहते हैं, वरी करते रहते हैं और उनको लगता है कि सिर्फ वरी करने से मसला हल हो जाएगा। और जब आसपास के लोग कहते हैं कि डोंट वरी, एक बहुत कॉमन जो लाइन बोलते हैं, तो उस पर वो कहते हैं कि भाई मैं वरी ना करूँ तो फिर कौन करे, ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है तो मैं टेंशन भी ना लूँ। ये बहुत कॉमन आगे से एक रिस्पॉन्स मिलता है क्योंकि उनको लगता है कि ये कोई उन पर फ़र्ज़ हो गया है कि टेंशन लेना और हर वक्त सोचना उस चीज़ के बारे में और बर वक्त सोचना, पहले ही बहुत ज़्यादा सोचते रहना उस चीज़ के बारे में। उनमें से बहुत से ख्यालात ऐसे होते हैं जो आगे चलकर शायद पूरे भी नहीं होते, लेकिन फिर भी वो सोचते रहना कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और कहीं अनकॉन्शियसली ऐसे अफराद अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं कि अगर कुछ हो जाए बुरा तो मैं कह दूँ कि मुझे पहले ही पता था कि यही होना है। और ये ज़्यादातर एंजाइटी के जो प्रॉब्लम्स के साथ अफराद होते हैं वो इसको ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं कि जब स्ट्रेस होती है तो वो ये सारे वर्स्ट केस सिनेरियोस के बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं और वरी करते रहते हैं कि ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। और फिर जब ऐसा कुछ होता है तो वो फिर अक्सर क्रेडिट भी ले लेते हैं कि मैंने इसके बारे में पहले ही कहा था, मैंने पहले ही प्रेडिक्शन दे दी थी कि ऐसा ही होगा। तो अनकॉन्शियसली वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। लेकिन अगेन ये अनहेल्दी इसलिए है क्योंकि ये भी कोई सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है। सिर्फ सोचने से, दिमाग में ही अगर हम सोचते रहें तो कोई मसला हल नहीं हो जाएगा। प्रैक्टिकली भी आगे बढ़कर उसको सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। और वो सोचें जो आ रही होती हैं इस स्टाइल में, वो भी कोई एक्शन ओरिएंटेड सोचें नहीं होती हैं, वो सिर्फ गुमान होते हैं या वहम होते हैं कि ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, या इस तरह की बातें। तो बहरहाल ये एक अनहेल्दी स्टाइल है और मसले का हल फिर भी नहीं है। लेकिन क्योंकि एक आदत सी बन जाती है टेंशन लेने की कि शायद फ़र्ज़ सा बन गया, तो एक ये स्टाइल है वरी स्टाइल जो कि बहुत कॉमन है। फिर एक स्ट्रेस को कोप करने का अनहेल्दी स्टाइल एंगर भी होता है, कि एंगर स्टाइल भी होता है कि जिसमें टेंशन में आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप गुस्सा करते हैं। ये अक्सर उन लोगों के साथ ज़्यादा ये मसला होता है जिनको डेडलाइंस बड़ी ज़्यादा मीट करनी होती हैं, बहुत सारे उनको प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, आगे से आगे उनको कोई प्रोजेक्ट्स मिले होते हैं, तो वो अक्सर फिर इस स्टाइल को अपनाते हैं कि असल में स्ट्रेस है लेकिन वो गुस्सा करके उनको लगता है कि काम जल्दी हो जाएगा हमारा। और अपने जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके साथ भी अक्सर वो फिर यही स्टाइल अपना रहे होते हैं कि शायद इससे कोई मसला जल्दी हल हो जाएगा। तो ये एक एंगर स्टाइल होता है कि स्ट्रेस को मैनेज करने का, कि भड़ास निकाल दें इस तरह से अपने एंगर को दिखा के। एक स्टाइल इलनेस स्टाइल भी होता है। ये आपने शायद अक्सर ऐसे लोगों को, इलनेस स्टाइल से मुराद बीमार हो जाना? जी, आपने शायद अक्सर देखा भी होगा, आप रिलेट भी करेंगे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब उनके ऊपर कोई टेंशन आती, कोई स्ट्रेस होती है, तो उनके कोई फ़िज़िकल इश्यूज़ उनको महसूस होना शुरू हो जाते हैं। सर में बड़ा दर्द हो रहा है, अभी मेरे से कोई बात ना करे, मेरे सर में दर्द हो रहा है, या कोई और भी मसला है। तो इलनेस स्टाइल, वो बीमार महसूस होना शुरू हो जाते हैं। कभी सर पे पट्टी बांध के बैठे होंगे कि बड़ी टेंशन है, और वाकई उनको महसूस भी होना शुरू हो जाता है कि कोई मसला है। अब इससे बेसिकली डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। ये एक स्टाइल होता है जो अनकॉन्शियस हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, एक मसले से दूसरे मसले के बारे में सोच रहे होते हैं। और इन लोगों के साथ जब कोई बैठकर किसी टफ़ टॉपिक पे बात भी की जाती है और जब उनको स्ट्रेस होता है तो भी वो यही आगे से जवाब देते हैं कि अभी बात मत करो, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी पेट में दर्द है, अभी सर में दर्द है, बुखार महसूस हो रहा है या थकावट है। तो ये एक इलनेस स्टाइल है स्ट्रेस को कोप करने का, कि आज थका हुआ हूँ, आज बस मैंने कोई काम नहीं करना। क्या ऐसे लोग फिर बीमार शिमार भी रहते हैं? क्या उन्हें अपनी वेलबींग में कुछ कमी कमज़ोरी भी महसूस होती है? जी बिल्कुल, और उनको वाकई वो सिम्टम्स महसूस भी होते हैं। और सेहत इन जनरल भी कोई इतनी अच्छी रहती नहीं है, क्योंकि अगेन वो बीमार रहना भी कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन बन जाता है। जैसे मैंने बात की कि हम काम ही वही करते हैं जो कि हमारे लिए ज़रा कंफर्टेबल हो, कोई ना कोई रिवॉर्ड हमें दे, तो कहीं ना कहीं वो बीमार रहना भी कंफर्टिंग लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि उससे हम बहुत से बड़े मसलों को अवॉइड कर रहे होते हैं बीमार रहने से। और ऐसे लोगों के आसपास जो लोग होते हैं वो भी उनको एज देते रहते हैं कि इससे बात ना करो, ये बीमार है, ये टेंशन इसको नहीं देनी है, इससे कोई मुश्किल बात नहीं करनी है क्योंकि ये बीमार है। तो वो इतने ज़्यादा जब रिवॉर्ड्स मिलते हैं बीमार रहने के,
तो कहीं ना कहीं वो एक अडॉप्ट कर लिया जाता है, वो कोई मसले का हल यही है कि मैं बीमार और वाकई उनको सिम्टम्स महसूस भी होना शुरू हो जाते हैं, और सर दर्द और इस तरह की शिकायतें आमतौर पर ऐसे लोगों को रहती हैं। तो ये भी बहरहाल अनहेल्दी स्टाइल इसलिए है क्योंकि ये अभी एक मसला सॉल्व हुआ नहीं होता तो दूसरा मसला जो है वो सर उठा लेता है बीमारी का। एक स्टाइल होता है जिसको एनर्जी स्टाइल भी कहते हैं, और इसको बड़ा ही अच्छा समझा जाता है इस स्टाइल को, और इसको कहा जाता है कि टेंशन का एक ही हल है कि अपने आप को इतना बिज़ी कर लें कि टेंशन हो ही ना, टेंशन याद ही ना हो कि मसला क्या है। अब शुरू के टाइम पे तो शायद शुरू में ये अच्छा भी लगे पेशेंट, ये जो शख्स जो ये स्टाइल अपनाता है तो उसको आसान लगता है कि मैं अपने मसाइल जो है वो भूल जाऊँगा, लेकिन आगे चलकर उसकी लाइफ में मुश्किलें आ सकती हैं, और ऐसे ही अफराद आगे चलकर वर्कोहॉलिज़म का शिकार होते हैं। वो घर के मसले मसाइल जो भी टेंशनें होती हैं उनको भुलाने के लिए, उनसे दूर रहने के लिए वो काम पे ध्यान देते हैं, फिर एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स जो है वो करते हैं और दूसरों के काम भी ले रहे होते हैं, सिर्फ उसके पीछे कि उनको थोड़ा सा रिवॉर्ड मिल रहा होता है इस चीज़ का कि उनके वो तमाम जो स्ट्रेस है, जो भी उनको टेंशन है, तो वो उनको और ध्यान भी ज़रा काम की तरफ ज़्यादा, और वो उन सोचों की तरफ तो फिर ध्यान भी कम जाने का मामला होगा। बिल्कुल ऐसे। तो ये वजह होती है कि फिर ये स्टाइल अपना लिया जाता है, एनर्जी स्टाइल, और लोगों को ये बड़ा इफ़ेक्टिव स्टाइल भी लगता है, और इसके बारे में ऐसी राय भी समझी जाती है कि बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं ऐसे लोग कि जी अपने आप को बिज़ी रखते हैं और उसकी ज़िंदगी में इतनी टेंशन है, वो मसरूफ़ है अपने कामों में और सारा। तो इम्प्रेशन भी ज़रा इस तरह के स्टाइल के बारे में अच्छा है, लेकिन मसले का हल ये भी नहीं है कि हम अपने आप को ऐसी चीज़ों में बिज़ी कर लें और जो असल मसला है उसको एड्रेस ना किया जाए, उसको कोप करने की बजाय हम अपने आप को कहीं और बिज़ी कर लें, और इतना बिज़ी कर लें कि वो बाद में हमारी ही अपनी सेहत और हमारे अपने बाकी मामलात को जो है वो रिलेशनशिप्स को भी ख़राब करना शुरू हो जाए। एक स्टाइल होता है डिप्रेशन का स्टाइल, जो कि ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये रिसर्चेस ये बताती हैं कि डिप्रेशन का स्टाइल ये है कि जब टेंशन है तो आप होपलेस हो जाएं कि अब कुछ नहीं हो सकता, लिहाजा बस बर्दाश्त करो और कोई एक्शन ना लिया जाए, और एक विक्टिम मेंटालिटी सी जो है वो अपने ऊपर अडॉप्ट कर ली कि ज़्यादतियाँ सारी जो है वो मेरा काम है बस सहना। ये वाला जो स्टाइल है अगेन इससे सेहत तो ख़राब होती है, बहरहाल मसले का हल ये भी नहीं है। और डिप्रेस्ड जब हम रहते हैं तो होपलेसनेस आती है, हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं उस चीज़ के बारे में, दिल भी नहीं करता है कोई काम करने को, और लोग भी जब मशवरे दे रहे होते हैं कि तुम ये कर लो तुम वो कर लो, तो वो भी हमें बहुत मुश्किल लगते हैं क्योंकि एनर्जी नहीं उस तरह से अंदर हमारे रहती। तो ये कोई 9 अनहेल्दी स्टाइल्स हैं, 8 अनहेल्दी स्टाइल्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, जो कि सारे ही शुरू में कारआमद बहुत लगते हैं, लेकिन असल में ये कारआमद नहीं है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। क्विक फिक्सेस ज़रूर हैं कि आर्जी तौर पर हम होपलेस होके बैठ गए कि अब कुछ नहीं हो सकता, हथियार डाल दिए, आर्जी तौर पर हमने क्विट कर दिया कि कोई बात नहीं आगे चल के कोई और काम कर लेंगे, ये मुझे स्ट्रेस दे रही है ये चीज़ तो हम नहीं करेंगे, या कोई बीमार महसूस करना, या बाकी मसले अपने फ़िज़िकल हेल्थ के हवाले से कंसर्न हो जाना। तो ये सारे जितने भी हमने पैटर्न डिस्कस किए हैं ये सारे क्विक फिक्सेस हैं, और ये इनको बिल्कुल भी साइकोलॉजी की अगर हम टर्म में बात करें तो ये हेल्दी स्टाइल्स नहीं है स्ट्रेस को कोप करने के। जैसे आपने बताया एनर्जेटिक स्टाइल के बारे में आप बात कर रहे थे कि अपने आप को काम काज में इंडल्ज कर लेना, और ताकि तवज्जो ही मसले की तरफ ना जाए, मसले की तरफ तवज्जो नहीं जाएगी तो इतनी फ़िक्र परेशानी भी नहीं होगी। तो इससे वक्ती तौर पर रिलीफ तो ज़रूर मिलता होगा, लेकिन अगर मसले को हल ना किया जाए तो मसला तो मौजूद रहता होगा, बल्कि कुछ मसले तो एड्रेस ना करने, फेस ना करने से वक्त के साथ ग्रो करते हैं। तो अल्टीमेटली तो वो स्ट्रेस कई गुना हो के उस इंडिविजुअल को या उस फैमिली को या उस सिस्टम को अफेक्ट करता होगा। ग़ालिबन इसीलिए इसे अनहेल्दी कहा जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इसके नताइज बहुत अच्छे नहीं होते, क्योंकि शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स या आज का फ़ायदा या लोगों की नज़र में इमेज बेहतर होने का रिवॉर्ड मिल जाता होगा, लेकिन चूँकि असल मसले को एड्रेस
नहीं किया जाता तो वो तो अपनी जगह एक चैलेंज मौजूद रहता है। तो क्या ये सारे अनहेल्दी स्टाइल्स ऐसे भी हैं कि ये रियल इशू को एड्रेस नहीं करते और तवज्जो कहीं इधर कहीं उधर कहीं दूसरे लोगों पर ब्लेमिंग की शक्ल में रहती है और असल मसला ज़रा नज़रों से उझल ही रहता है या रखा जाता है फॉर दैट मैटर? जी बिल्कुल, डिस्ट्रैक्टिव टेक्निक्स हैं ये सारी, और डिस्ट्रैक्टिव टेक्निक्स भी वो हैं जो कि अनहेल्दी हैं। यानी आपने एक मसला ऑलरेडी जो है उसको आगे बढ़कर एड्रेस नहीं किया, लेकिन उससे जान छुड़ाने की, यानी जितनी भी हमने आज टेक्निक्स डिस्कस की हैं वो सारी वो हैं कि जिससे हम असल मसले से दूर भाग रहे हैं, उसको फेस करना ही नहीं चाह रहे और उसको कोप करने के लिए ऐसे तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आगे चलकर इतने कारआमद साबित नहीं होते। तो आज ये जो हमने डिस्कस किए बेसिकली ये इसका मकसद ये था कि ये चीज़ें नहीं करनी जब स्ट्रेस हो। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ये चीज़ें उतनी हेल्दी नहीं है, ये फ़ायदेमंद नहीं है आगे चलकर, और ये हमारे मूड मिजाज के मसाइल को और बिगाड़ती हैं। और ये देखा गया है कि मूड डिसऑर्डर्स के जो अफराद होते हैं वो इन्हीं किसी कुछ स्टाइल्स के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर की मैं बात करूं तो बाइपोलर डिसऑर्डर में पेशेंट जो हैं वो कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी कर लेंगे, जैसे मैंने एक एपिसोड में होता है कि इतने बिज़ी कर लेंगे, इतने प्रोजेक्ट्स एक साथ उसमें इंडल्ज हो जाएंगे, कभी वो बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाएंगे, कभी ब्लेमिंग बहुत ज़्यादा, कभी गुस्से वाला एक अंदाज़ अपना लेते हैं, लेकिन स्ट्रेस को हैंडल ठीक से नहीं कर पाते। विथड्रॉल तो बहुत ही कॉमन है कि आप क्विट करते जाते हैं, रिलेशनशिप्स में शिफ्ट्स होती हैं, शहरों में शिफ्ट होती हैं, जॉब्स में शिफ्ट होती हैं, इवन एजुकेशनल फील्ड्स में बहुत ज़्यादा शिफ्ट्स होती हैं कि ये फील्ड नहीं पसंद आई, मेरे मतलब की नहीं लगी, दूसरे इसमें मैं एडजस्ट नहीं हुआ तो कोई और फील्ड। तो ओवरऑल ये ज़्यादातर वही अफराद अपनाते हैं जिनके मूड इश्यूज़ मैनेजेबल नहीं रहते उनके लिए। हमने आज के प्रोग्राम में तफसील से स्ट्रेस और मूड की ख़राबियों के कोप करने के जो अनहेल्दी तरीक़ाकार है उन पे बात की है, विच आर 8 इन नंबर। हमने 8 ऐसे कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ पर बात की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम हेल्दी कोपिंग स्टाइल्स पर बात भी करेंगे और उस वक्त तक के लिए हम अपने नाज़रीन से इजाज़त भी लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे को शाम 5 से 6 बजे दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।